नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी कक्षा 12 पाठ नंबर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज हम इसमें इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है बच्चों पूर्वाग्रह। अगर हम बात करें पूर्वाग्रह क्या है, पहले से लिया गया कोई निर्णय, यानी किसी के बारे में निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा एक पूर्वाग्रह कहते हैं। एक मानसिक स्थिति है, मन की स्थिति है, मन के विचार है, जिसमें एक समूह के व्यक्ति अथवा समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति पूर्व कल्पित विचार सामने आते हैं। यानी पहले किए गए विचार एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के समूह के प्रति जो पहले रखे हुए विचार होते हैं वो कहाँ सामने निकल कर आते हैं, उसे क्या कहते हैं। इसलिए इसका पूर्वाग्रह का जो शाब्दिक अर्थ क्या कहेगा, पूर्व निर्णय, यानी पहले लिया गया कोई निर्णय। पूर्वाग्रह में बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे एक धारणा पहले ही बना ली जाती है। ऐसे विचार बना लिया जाता है कि ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये समाज ऐसा है, ये समूह वैसा है, इस तरीके की धारणा पहले ही बना ली जाती है, वैसे विचार बना लिए जाते हैं। एक पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्ति के अपने पूर्व कल्पित विचार, सबूत, प्रमाण तथा साक्ष्यों को बिना सुनी सुनाई बातों के आधार पर होते हैं। कहते हैं एक जो पूर्वाग्रस्त व्यक्ति के सामने पूर्व कल्पित जो विचार होते हैं वो एक सबूत, प्रमाण तथा साक्ष्यों के बिना, यानी कोई कहते प्रमाणित चीज नहीं है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर होते हैं। मैंने कोई बात कहीं से सुनी, मैंने किसी को बताई, अगर मेरे से को पूछेगा ये बात कैसे ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने तो वहाँ से सुनी। इस तरीके की बातें सुनी सुनाई बातों के आधार पर वे होते हैं। नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद अपने विचार बदलने से पूर्वाग्रहग्रस्त व्यक्ति इनकार करता है। क्या कहते हैं, नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद अपने विचार बदलने से पूर्वाग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो इनकार कर देता है, वो अपने विचारों को बदलना नहीं चाहेगा। फिर पूर्वाग्रस्त सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी ठीक भी हो सकता है तो गलत भी हो सकता है, किंतु अधिकांश यह नकारात्मक अर्थों में ही प्रयुक्त होता है। ज़्यादातर ये नेगेटिव बात रखने में ही, ज़्यादा नकारात्मक ही अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्वीकारात्मक पूर्व निर्णय पर भी लागू होता है, यानी किसी भी चीज़ को पहले स्वीकार कर लिया गया उसके आधार पर भी होता है। उदाहरण के तौर पे देखते किस प्रकार से होता है बच्चों। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति अपनी जाति अथवा समूह को श्रेष्ठता के प्रति पूर्वाग्रहित हो सकता है तथा बिना किसी प्रमाण के अन्य जाति अथवा समूह को अपने से निर्माण मान सकता है। अगर मैं आपको बच्चों इसमें उदाहरण दे के बात करूं, जो इसमें कहा जा रहा है वो ये क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी जाति को, अपने समूह को श्रेष्ठ मानता है, दूसरी जाति से को निम्न मानता है। कहने का मतलब है अपनी को से दूसरी को निम्न मानता है। इसलिए आगे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर तथा रूढ़िवादी धाराओं पर आधारित विचार प्रणाली है। आगे क्वेश्चन आ रहा है आपका दी में, रूढ़िवाद प्रणाली क्या है, रूढ़िवाद धाराएं क्या हैं, किस प्रकार से पूर्वाग्रह से प्रभावित होती हैं। कहते हैं रूढ़िवाद धाराएं क्या है, रूढ़िबद्ध धाराएं जो होती हैं निर्जातीय तथा प्रजातीय समूह तथा उनकी महिलाओं के संदर्भ में हो सकती हैं। भारत में रूढ़िबद्ध धाराएं हैं या औपनिवेशिक शासन की देन है। औपनिवेशिक काल में कई जातियों को वीर की संज्ञा दी गई थी, बड़ी संज्ञा दी गई थी, योद्धा की संज्ञा दी गई थी, जबकि कई अन्य जाति को कायर के रूप में भी माना गया था, धोखेबाज के रूप में माना गया था। इस प्रकार से कहते हैं ये रूढ़िबद्ध जो धाराएं आई थी जो औपनिवेशिक काल में थी, जो शासनकाल, जब कहते हैं अंग्रेजी शासनकाल प्रारंभ हुआ, जब से ये देखने को मिली है, उसको इसमें वीर माना गया, वीर मतलब योद्धा माना गया, शक्तिशाली माना गया, किसी को कायर धोखेबाज इसमें माना गया। भारतीय भाषाओं की कथाओं में भी यह कई समुदायों को आलसी तथा लालक कहते क्या कहते हैं इसमें तथा लालायक कहा गया है। लालायक कहा गया, कोई व्यक्ति किसी समय आलसी या लालायक हो सकता है, किंतु पूरे समुदाय के लिए यह कथन सत्य नहीं है। कोई व्यक्ति आलसी हो सकता है, लालची हो सकता है, इस तरीके का प्रयोग इसमें किया गया। ठीक है बच्चों, रूढ़िबद्ध धाराएं व्यक्ति को नहीं समुदायों को एक
श्रेणी में एक श्रेणी में स्थापित करती हैं। इसी धारणाओं की तहत व्यक्तिगत तथा पारिस्थितिकीय जन्य भिन्नताओं को स्वीकार नहीं किया जाता। इसमें पूरे समुदाय को एकल लक्षण के आधार पर देखा जाता है। कहते हैं व्यक्तियों को जो रूढ़िवाद जो धाराएं, ये रूढ़िवाद जो धाराएं हैं, इसके अंदर व्यक्तियों को भिन्नता में भिन्न नहीं देखा जाता है, इन्हें एक रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि एक समुदाय एक ही विशेषता अथवा एक लक्षण के आत्मसात किए हुए होते हैं, जो सही नहीं है। जो एक समुदाय होता है, एक समूह होता है, उसमें केवल एक ही प्रकार की उनकी विशेषताएं होती है, एक ही प्रकार के उनके लक्षण होते हैं, कहते हैं, पर वो सही नहीं है। पूर्वाग्रह, कहते हैं पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति और विचार है जो भेदभाव एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति अथवा समूह के प्रति किया गया व्यवहार है। मनोवृत्ति के आधार पर जो किया गया विचार है वो किस प्रकार का है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसे मनोवृत्ति के विचार के रूप में माना जाता है। भेदभाव, ऊंच नीच, एक व्यवहारिक रूप यह है कि एक समूह के सदस्य को दूसरे समूह के सदस्य के समक्ष अवसरों के स्तर पर वरीयता प्रदान की जाती है। एक व्यक्ति अथवा समूह के सदस्यों को उसकी लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर नौकरी देने से मना करना भेदभाव का उदाहरण ही माना जाता है। बच्चों, ये भी देखने को मिलता है, जो भेदभाव है इस तरीके का देखने को मिलता है। ऊंचा नीचे की वजह से भी भेदभाव देखने को मिल जाता है, लिंग जाति की वजह से भेदभाव देखने को भी मिल जाता है। लिंग जाति की बात करें तो लिंग में आप स्त्री पुरुष की बात भी कर सकते हैं। जाति की बात करें तो वही निम्न जाति और उच्च जाति की विशेष बात इसमें कही जा सकती है। भेदभाव को प्रमाणित करना कठिन होता है, क्योंकि यदि यह अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो तो उसे अन्य कारणों के रूप में सामने रखा जा सकता है जिसमें वह न्यायपूर्ण प्रमाणित हो। उदाहरण के तौर पर किसी एक जाति के व्यक्ति को नौकरी देने से मना किया जाए और कहा जाए कि उसकी योग्यता दूसरे से कम है तथा चयनपूर्ण से योग्यता के आधार पर किया गया है। तो अगर मान लीजिए न्याय प्रमाण मांगे जाए, न्याय तरीके से कोई बात खोजी जाए, उसका तर्क निकाला जाए, तो दूसरे व्यक्ति को अगर मान लीजिए उसकी योग्यता के आधार पर उसे रख लिया जाए, एक को ना रखा जाए, तो उसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वह न्यायपूर्ण से कार्य किया गया है। अब आता है बच्चों, क्या है? सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। कहते हैं सामाजिक बहिष्कार वह व्यवहार है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह को समाज में मिलने जुलने से रोका जाता है। यानी एक व्यक्ति है, उसको दूसरे समाज से, एक दूसरे से मिलने से रोका जाता है। सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है, यानी समाज के अंदर हो रही बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो प्रतिदिन चलती रहती हैं, उनसे भी दूर रखा जाता है। इसके तहत व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से भी वंचित रखा जाता है जो जनसंख्या के अन्य भागों के लिए खुले हुए होते हैं। क्रियाशील तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं, सेवाओं की जरूरत होती है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन संसाधन, सामाजिक सुरक्षा है, बैंकिंग, पुलिस, न्यायपालिका इत्यादि भी शामिल इसमें की गई हैं। अगर कहते हैं बच्चे ऐसा अपवर्जन, ऐसा बहिष्कार, जैसे मान लीजिए इन सब चीज़ों से उन लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है या उन्हें निकाल दिया जाता है, उन लोगों को इनसे दूर रखा जाता है, इस प्रकार का जो कार्य होता है उसे अपवर्जन या बहिष्कार के रूप में माना जाता है। कहते हैं सामाजिक भेदभाव आकस्मिक तरीके से नहीं होता है, बल्कि यह योजनाबद्ध तरीके से किया गया जाता है। यानी ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए योजना बनाई जाती है पूरी तरीके से जब किया जाता है। यह सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रवृत्तियों की से उपज है। इसमें सामाजिक स्थिरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें सामाजिकरण देखने को ज़्यादा मिलता है। कहते हैं सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक होता है, यह अनैच्छिक प्रक्रिया है। अनछाई कहते हैं इच्छा के अनुसार नहीं है, मतलब ये अनिच्छा अनुसार है। ठीक है बच्चों, जो बहिष्कार किए गए लोगों को बहिष्कृत की इच्छाओं के विरुद्ध क्रियान्वित किया जाता है। कोई इच्छुक नहीं होता, इन्हें अनिच्छुक मानी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर शहर तथा कस्बे में बड़ी संख्या में बघेर लोग, जो बेघर वाले लोग होते हैं, कहाँ होते हैं? फुटपाथ तथा पुलों के नीचे सोते हुए दिखाई जाते हैं, किंतु किसी धनी व्यक्ति को ऐसा करते हुए नहीं देखा जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो धनी व्यक्ति है वो फुटपाथ या पार्कों का प्रयोग करने से बहिष्कृत है, बल्कि वो क्या है, अपनी इच्छा अनुसार है, वो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ नहीं जाता है। जो धनी व्यक्ति होता है चाहे तो ऐसा कर सकता है, किंतु ऐसा वो करने में नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। सामाजिक भेदभाव को इस गलत
तर्क द्वारा समर्थन प्रदान किया जा सकता है कि बहिष्कृत समूह स्वयं ही सम्मिलित होने की इच्छा नहीं रखता है। यह तर्क इच्छित वस्तुओं से, जो आपके इच्छित वस्तुओं के संदर्भ में अनुचित है। जो धनी व्यक्ति लोगों की स्वेच्छा से फुटपाथ पर नहीं सोए या बोझ उठाने वाले काम नहीं करने की इच्छा से, यह बिल्कुल अलग स्थिति में है। कहते हैं ये जो जो सामाजिक बहिष्कार है या बहिष्कृत है या समाहित होता है, इसे मनचाहा नहीं है, इच्छा नहीं है, जो चाहे जो अचानक ये क्रिया होती है। ठीक है बच्चों। भेदभाव, असहज व्यवहार का अनुभव लंबे समय इस प्रतिक्रिया के रूप में भी सामने आता है कि बहिष्कार का शिकार समाज मुख्य धारा से सम्मिलित होने का प्रयास करना ही बंद कर देता है। जो बहिष्कृत व्यक्ति होता है, जिसे समाज से निकाला रूप में कहते हैं, वो समाज के साथ जुड़ना प्रयास अब नहीं करता, वो बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पर उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश पाबंदी लगाने पर निम्न जाति के लोग अपने लिए अलग मंदिर की स्थापना करने का कार्य आरंभ किया, या फिर बौद्ध, ईसाई, इस्लामिक धर्म अपना अपना आरंभ किया। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में अपना मंदिर समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों को उस मंदिर में आने नहीं देते हैं। ये उच्च जाति और निम्न जाति में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है बच्चों। ये ऐसा करने के बाद हिंदुओं के मंदिर में जाना तथा सांस्कृतिक उपलक्ष्यों में, उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके उपलक्ष्यों में सम्मिलित होने की इच्छा को समाप्त कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि सामाजिक बहिष्कार किया ही नहीं गया, यह लंबे समय के बहिष्कार का ही परिणाम है। महत्वपूर्ण यह है कि बहिष्कृत व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिलती है कि इसमें व्यक्ति की इच्छाओं को या अनिच्छाओं को नहीं देखा या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में सामाजिक भेदभाव बहिष्कृत चरम रूप में पाया जाता है, यानी पूरा बड़े रूप में पाया जाता है। देश में जाति देखने को ज़्यादा मिलती है, लिंग के आधार पर देखने को मिलता है, स्त्री पुरुष का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव, धार्मिक भेदभाव विरुद्ध कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं। आंदोलन के बावजूद कई पूर्वाग्रह यथावत रहे हैं, जबकि नवीन पूर्वाग्रह का सृजन भी हुआ है। नए विचार देखने को मिले हैं। समाज के रूपांतर तथा सामाजिक परिवर्तन में कानून की समक्षा सीमित है, जो कानून का जो हस्तक्षेप है वो सीमित है। भेदभाव तथा बहिष्कार को समाप्त करने के लिए संवेदनशील जागरूकता तथा बदलाव को केंद्र में रखते हुए सामाजिक अभियान चलाने की जरूरत है। इस प्रकार के कार्यों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन अभियान चलाने चाहिए जो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। भेदभाव तथा बहिष्कार क्या है? यह विशेष अधिकार भारतीयों को तब प्राप्त हुआ जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद सत्ता के शोषण के स्वयं शिकार हुए। इसी प्रकार अनुभव सामाजिक भेदभावग्रस्त महिलाएं, दलितों, जनजातियों तथा अन्य समुदायों के लिए निस्संदेह सामान्य रहा है। औपनिवेशिकता के ने भेदभाव की इसी प्रक्रिया में अभिजातीय वर्ग तथा उच्च जाति को अवगत कराया, यानी छोटा वर्ग बड़ा वर्ग के बारे में अवगत कराया। किसने? उपनिवेशिकवाद काल ने, ठीक है, अंग्रेजी शासन काल ने। अपमानजनक व्यवहार के कारण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय के विचारों से परिचित भारतीयों ने विभिन्न समाज सुधारक आंदोलनों को प्रोत्साहित किया तथा उसमें नेतृत्व प्रदान भी किया। इस प्रकार से बहुत सारे समाज सुधारक हुए भारत के अंदर, उन्होंने इन आंदोलनों में अपना पूरी तरीके से योगदान दिया। उसके बारे में भी आगे हम प्रकाश डालेंगे कि वो किस प्रकार के योगदान रहे, चाहे समाज सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय आदि का सहयोग रहा हो, चाहे इसमें स्वामी दयानंद जी का सहयोग रहा हो, ऐसे बाबा साहब का सहयोग रहा हो। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक रहे जिसने इसमें अपना पूरा योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय में 4 ऐसे समूह पर प्रकाश डाला गया जो सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार से पीड़ित हैं, जिसमें दलित, अस्पृश्य जातियां, आदिवासी समूह, महिलाएं, दिव्यांग शामिल हैं। यह अन्य संघर्ष एवं उपलब्धियों की कहानी का विवरण प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले अगर हम इसमें अब बात करने वाले हैं क्या है, वो क्या है? जाति और जनजाति दो व्यवस्थाएं, जाति जनजाति दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं एवं न्याय संगत सिद्ध करती हैं। ठीक है, जाति भेदभावपूर्ण व्यवस्था। भारतीय सामाजिक संस्था के रूप में जाति व्यवस्था एक विशिष्ट प्रवृत्ति है, एक विशिष्ट आदत है। यह विशेष जातियों में जन्म लेने वाले लोगों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को न्याय संगत बनाने वाली चेतना है। भेदभाव का यह व्यवहार शोषण युक्त, अपमानजनक तथा बहिष्कारी है। बच्चों आप जानते हैं जाति क्या है? जाति जन्मजात है, जिस जाति में हमारे माता पिता होते हैं, जिसमें हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, वो हमारी जाति का एक रूप
होता है, इसलिए जाति को जन्मजात व्यवस्था माना जाता है। कहते हैं बच्चों आगे, जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक रूप से व्यक्तियों को के व्यवसाय तथा स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया। कहते हैं जाति व्यवस्था जो होती है व्यक्ति के जो काम है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय पर आधारित होती है, यानी उसका एक अपना कोई ना कोई कार्य होता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी विशेष जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म ले लेता है या लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा हुआ होता था। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सुनार या कुम्हार या आपके लोहार, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी जाति आपको देखने को मिलती हैं, वो अपने परिवार के व्यवसाय में जुड़ जाती हैं। इससे महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक अधिक्रम में प्रत्येक जाति का अपना विशेष स्थान होता है, और साथ में कहते हैं वस्तुतः सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ही व्यावसायिक वर्ग श्रेणीबद्ध नहीं थे, बल्कि प्रत्येक बृहद व्यावसायिक वर्ग के भीतर पुनः श्रेणी क्रम था। यानी कहते हैं पहले व्यावसायिक वर्ग श्रेणीबद्ध नहीं था, प्रत्येक वर्ग जो बड़ा था और वो तब जाकर पुनः श्रेणीबद्ध हुआ। धर्म ग्रंथ के नियमों के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों से प्रभावित समूह को अलग रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर धार्मिक अनुष्ठान में वर्चस्व वाले व्यक्ति को ब्राह्मण वर्ग में रखा गया। धन संचय की अनुमति नहीं थी, उन्हें धन संचय का कार्य नहीं करते, इकट्ठा नहीं कर सकते थे। ब्राह्मण और धार्मिक शुद्धता के बावजूद क्षत्रिय शासकों की इकलौकिक शक्ति के नियंत्रण में थे, यानी जो क्षत्रिय कार्य करते थे वो ब्राह्मण नहीं कर सकते, जो ब्राह्मण करते थे वो क्षत्रिय नहीं करते थे। दूसरी ओर सर्वोच्च शक्ति के बावजूद में राजा अनुष्ठान तथा धार्मिक के क्षेत्र में ब्राह्मण के अधीन थे, यानी इसके बावजूद भी, बड़ा होने के बावजूद भी राजा को वो अनुष्ठान में केवल क्या था, ब्राह्मणों के अधीन माना जाता था। आगे देखते हैं ऐतिहासिक व्यवहार, जो व्यवहार में समाज में अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां एक दूसरे पर आधारित थीं। सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत से घनिष्ठ तथा अन्योन्याश्रित संबंध था, यानी ऐसा संबंध था जो विशेष संबंध था, घनिष्ठ संबंध पाया जाता था। समाज में जाति प्राय उच्च आर्थिक हैसियत भी रखी जाती थी, यानी जातियों में आपने देखा उच्च जातियों के अंदर जो ज़्यादातर आर्थिक स्थिति के आधार पर जातियों को देखा जाता था, जबकि निम्न जातियों में आर्थिक स्थिति भी निम्न ही होती थी। आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के उपरांत जाति और उनके पारंपरिक व्यवहार की अवधारणा शिथिल हुई, कमजोर हुई। पहले की अपेक्षा अब व्यवसाय में परिवर्तन में क्या गया, असमान हो गया, आसान हो गया, यानी कम आसान मतलब होता है बच्चों बड़ा ही ढीला ढाला हो गया या बड़ा ही कमजोर हो गया। कहते हैं व्यावसायिक परिवर्तन संबंधित प्रतिबंधों को अब लागू करना कठिन है। वर्तमान में 100 से लेकर 50 वर्ष पूर्व की तुलना में जाति के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के बीच सह संबंध कमजोर हुए हैं। आज के दौर में अमीर और गरीब व्यक्ति हर जाति में मिल जाते हैं, किंतु जाति वर्ग का संबंध बृहद स्तर पर अब भी कायम है, अभी भी बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। एक और बात बताता हूँ बच्चों, इस बीच में आपने देखा होगा कि सभी जगह जातियों के अंदर सभी गरीब नहीं है तो सभी अमीर नहीं पाए जाते हैं। व्यवस्था के कमजोर होने पर भी समान सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच दूरी कम हुई है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के बीच जाति अंतर आज भी बने हुए हैं, आज भी देखने को मिलते हैं बहुत सारी जातियों में। समाज में बदलाव आया है, कहते हैं समाज के अंदर बदलाव आया, किंतु बदलाव अधिक व्यापक नहीं हुआ है। आज भी सत्य है कि समाज के साधन संपन्न उच्च जाति लोग विद्यमान हैं, जबकि निम्न स्तर के पदों पर निम्न जाति के लोगों की प्रधानता है। आज भी देखने को मिलता है, बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े व्यक्ति देखने को मिलते हैं, उच्च जाति के व्यक्ति देखने को मिलते हैं, और निम्न स्तर पर निम्न जाति के व्यक्तियों को प्रधानता दी जाती है। इसके साथ ऊंची और नीची जातियों, गरीब तथा संपन्न तबकों के स्तर पर बड़ी भारी अंतर आया है। अब देखते हैं बच्चों, वस्तुतः पिछली एक शताब्दी में चलाए गए सामाजिक आंदोलनों के महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले या किए गए। उत्पादन व्यवस्था में बदलाव आया। भारतीय स्वतंत्र भारत में राज्य सत्ता ने सार्वजनिक क्षेत्रों में भी जाति पर अंकुश लगाने का प्रयास भी किया, किंतु 21वीं शताब्दी में जाति व्यवस्था भारतीय जनमानस उनके जीवन अवसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया का अंग बना हुआ है। आज भी देखने को मिलता है जाति व्यवस्था के अंदर जनमानस का जो विचार है, उनके जीवन के जो अवसर है वो प्रभावित कर रहे हैं, उनकी प्रक्रिया में अभी भी बाधा डाल रहे हैं। इस प्रकार से जाति व्यवस्था को जो हमने पूरी तरीके से समझने का प्रयास करा है, इसे हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा मैं।